हेलो। आज का टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले पढ़ा था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अंदर क्या था, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। और उस वर्नर थ्योरी के हिसाब से अपन ज्योमेट्री नहीं निकाल सकते थे। जैसे इससे पहले अपनों ने ज्योमेट्री पढ़ा था, मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था तुम्हें कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री क्या होती है। एक तो ऐसा पॉसिबल है एंड दूसरा ये पॉसिबल है कि कोऑर्डिनेट नंबर 6 जैसे कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर 4 के अंदर क्या था, ये टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर ना। तो ये ज्योमेट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता वर्नर थ्योरी। सबसे पहले स्टार्टिंग इसी ने की थी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वर्नर थ्योरी। उसके बाद आती है वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे ये होता है sp3 और ये होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। dsp2 होगा तब तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, sp3 होगा तब ये टेट्राहाइड्रल बनेगा, है ना। तो ये क्या था, नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ी थी। तो नॉर्मल ज्योमेट्री में अब अपने को पता लगाना है कि कंपाउंड sp3 होगा या dsp2 होगा। जैसे दोनों के क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 के केस है, तो इन दोनों केस में अपन अभी पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। और या दूसरी ये बात बोल सकते हैं कि कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, ये टेट्राहाइड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना। इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले हमारी बुक्स में भी ठीक ठाक दे रखा है, एनसीईआरटी में, उसी से पढ़ लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट, ये पूरी की पूरी डील अपनी हाइब्रिडाइजेशन पे करती है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये सब जितना भी अपना इसने थ्योरी दी, जितने भी अपने पॉइंट्स थे हाइब्रिडाइजेशन से निकालेगी। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और तुम्हारी बुक में क्या देखा, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ये होगी अपनी ज्योमेट्री होगी। जैसे sp3 के अंदर टेट्राहाइड्रल, dsp2 के अंदर स्क्वायर प्लेनर, sp3d के अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 के अंदर ऑक्टाहाइड्रल एंड d2sp3 के अंदर भी ऑक्टाहाइड्रल। ये दोनों ऑक्टाहाइड्रल होती है। अब देखो अभी अपने को पढ़ना ये है कि जैसे कोऑर्डिनेट नंबर अभी तक तुम लोगों को निकालना था, कोऑर्डिनेट नंबर अब तुम निकाल सकते हो। अगर कोऑर्डिनेट नंबर 4 है किसी कंपाउंड का, तो तुम्हें अब फिर देखना है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा या dsp2 होगा। या दूसरी बात, इसमें ज्योमेट्री देखनी है कि टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। इस चीज़ का रीजन वीबीटी कुछ हद तक देगी अभी। और इसका अभी जैसे इसने अब देखो कोबाल्ट +3, जैसे कोई कंपाउंड है CONH3 होल 6 +3, तो इसके अंदर वीबीटी के हिसाब से क्या हुआ, जैसे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है CO+3। तो सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर कोबाल्ट +3 का लिखो। इतना काम तो तुम आज से पहले तक करते थे, कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वीबीटी ये बोलता है कि कोबाल्ट के साथ यहाँ कोऑर्डिनेट नंबर कितना है 6, मतलब 6 बॉन्ड बनने वाले। तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 6 बॉन्ड बनने वाले। इसके लिए ये क्या बोलता है कि इसको 6 बॉन्ड खाली चाहिए। जैसे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या होता है कि सेम अमाउंट के ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, सेम एनर्जी के, है ना। एक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है ना कि जैसे sp3 है तो एक s और 3 p मिलके क्या करते हैं, सॉरी 3 p मिलके क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, जिनको अपन ऐसे लिखते हैं, चारों एक साथ लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मानता है कि ये सारों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी लेवल पे, सेम
एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल पे आ जाता है। जैसे यहाँ D2sp3 है तो 2 D के, 1 S का, 3 P के मिलके टोटल कितने होंगे 6। तो 6 ये देखो, ये 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, सारे के सारे सेम एनर्जी। तो इसका कहना ये है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइज और सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा और मेटल के जैसे कोबाल्ट 3+ है, उसके बाद इसके अंदर 6 ऑर्बिटल्स खाली होंगे, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, फिर लिगेंड आएंगे, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के अंदर तुम लोगों ने पहले ही पढ़ाया है कि एक लिगेंड, दोनों इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड का ही होता है, जिसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, है ना। एक ही एटम का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे M और L के अंदर बॉन्डिंग है तो L के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन होते थे। अब इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन के एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कि दूसरे वाले सामने वाले को डोनेट करता है। जैसे यहाँ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है तो मेटल को लिगेंड डोनेट करता है। तो वीबीटी का बोलना है कि पहले मेटल को उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स खाली करने पड़ेंगे, खाली रखने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर मैं 8 की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर क्या होगा कि 6 ऑर्बिटल खाली करने होंगे। जैसे इसने ये बोल रहा है D2sp3 6 ऑर्बिटल खाली कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 6 लिगेंड हैं इसके अंदर, सारे लिगेंड आएंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देंगे। अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाए तो ये बन गया D2sp3। जैसे यहाँ देखो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा, उसके बाद क्या इसने D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाए सब। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइज मतलब इन सबको सेम एनर्जी में आ गए D2sp3 6 ऑर्बिटल्स। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लिगेंड आता है, हर कोई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता है। अब देखो, अब इससे पूछा गया कि भाई यहाँ D2sp3 क्यों हुआ। देखो ऑप्शन एक चांस तो ये भी हो सकता था ना कि जैसे अपने मेटल की स्टेट क्या थी, ये तो 3D के थे 5, फिर S के थे 4S के, फिर थे 3P के, फिर आगे 4D के आ जाएंगे 5। स्टार्टिंग में क्या था, ये था देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले वाले में 2 है, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और आगे कुछ नहीं है ना। पहले कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और फिर ये करोगे। अभी तक का काम क्या हुआ, उस लिगेंड ने इसने बोल दिया कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब देखो अपने को बनाना है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, है ना। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए अपने को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपने को 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए सेम एनर्जी के, है ना। तो अब देखो इसने अभी एग्जांपल के अंदर क्या बताया था, उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दिया। समझने की ट्राई करना, ये फिर 3 ऑर्बिटल खाली है, फिर S और फिर 3 काम लिए, और उसने और ये हो है, ये भी ठीक। तो अब उसने क्या किया, ये 2 ऑर्बिटल लिए, एक S का लिया, 3 P के लिए, तो सेम एनर्जी के बना दिए। ये देखो ये बना दिए सेम एनर्जी के 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। और इसने बोल दिया ये D2sp3 सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और इसकी थ्योरी के अनुसार जैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाता है, लिगेंड आता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में डाल देता है। अब देखो सेकंड चांस क्या हो सकता था, अब ध्यान से देखना, सेकंड चांस क्या हो सकता था, एक S से निकाले, 3 P से निकाले और 2 आगे वाले D से निकाल ले।
मतलब अपने को ये इलेक्ट्रॉन, ये इधर वाले ऑर्बिटल्स भी तो मिल सकते थे, ये ऑर्बिटल इधर, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का इधर उधर डालना, पंगा करना कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये वाला भी मिल सकता था। फिर इसको ये रीज़न पूछा गया तो उसने ये बोला कि कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे NH3, H2O, Cn-, H2O तो आप दोनों तरफ मान सकते हो, NH3 Cn- या NH2 उसने बोला ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या करते हैं, ये अगर यहाँ जगह है और सॉरी क्या बोलते हैं उसे, पेयरिंग की, तो पेयरिंग करवा देते हैं। समझ में आ रहा है कि इसने बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जहाँ पेयरिंग हो जाएगी। फिर बोला वीक लिगेंड, जैसे वीक है जैसे क्लोरीन -F- Br-। फिर आगे मैं बताऊंगा पूरे सारे के सारे लिगेंड्स कौन कौन सी वीक है कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसने उस टाइम 2-4 एग्जांपल लिए और बोला कि ये वीक फील्ड के लिगेंड है, तब इसके अंदर अपने पेयरिंग नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड पेयरिंग करवा सकते हैं। जैसे यहाँ क्या था, NH3 ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन 3D के इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करवा दिया और फिर D2sp3 बना दिया। तो जैसे D2sp3 के अंदर क्या हुआ, D2sp3 इसमें क्या हुआ, ये तो N-1 का था, ये NS का था, ये NP का था। जैसे यहाँ N = 4 मान लेता हूँ मैं, है ना, 4 ही था ना लास्ट वाले एग्जांपल के अंदर, क्रोमियम के अंदर। तो 3D के 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, सॉरी 2 ऑर्बिटल लिए थे, एक S का ऑर्बिटल लिया था 4s का, एक 4s का, सॉरी 3 4p के लिए थे, तो बना था D2sp3। तो उसने बोला N-1 वाला D यूज किया यहाँ, तो इसे बोलेंगे क्या, इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब बाद में समझाता हूँ मैं। जैसे इसकी जगह अपन ये करते sp3d2, कोई वीक फील्ड का लिगेंड आता जो कि पेयरिंग नहीं करवाता, तो उसे बोलते हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल। अभी तक क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, उसके अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर कोऑर्डिनेशन सॉरी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, उसके हिसाब से अपने को ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन करवाना है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इनर ऑर्बिटल, इनर N-1 वाला भी यूज कर सकते हैं और ND भी यूज कर सकते हैं, है ना। N-1 वाला यूज किया, जैसे D2sp3 में N-1 वाला यूज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको बोलते हैं, जैसे भी मैंने दिखाया कि उसको N-1 वाले D ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो बोलेंगे इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब अभी समझाता हूँ मैं। और वो ND वाला क्या करेंगे तो क्या बोलेंगे कि आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन। फिर आता है जैसे यही एग्जांपल लेते हैं अपन, CONH3 6+3+, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट तो अब देखो तुम्हें ये तो ज्योमेट्री के बारे में तो कुछ पता चल गया कि ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे N-1 वाला कौन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जैसे अब देखो एक मिनट, तुम्हें पता चल गया कि N-1 वाला लेना है तो DSP3 बनेगा, तो D2sp3 या DSP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर N-1 वाला हुआ तो DSP2, उसके बाद तुम ज्योमेट्री बता सकते हो स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर N-1 वाला D नहीं किया तो एक S और 3 P के करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, तो इसे टेट्राहाइड्रल बोल देंगे। और वही 6 के अंदर भी वही बात की, अगर N-1 वाला नहीं किया तो ऑक्टाहाइड्रल, दोनों में ऑक्टाहाइड्रल है, फिर उसके अंदर आ जाएगा लो स्पिन या हाई स्पिन। तो अब
देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट +3। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हेलो, हाँ, एक एग्जांपल और कर लेते हैं वीबीटी पे। जैसे ये है NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका Na+2, Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर अपने को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। उसके लिए इसने बोला sp3, एक s वाला ले लिया, 3 p वाला ले लिया। फिर इसका रीज़न क्या हुआ कि क्लोरीन माइनस वीक लिगेंड है, ये यहाँ पेयरिंग नहीं करवा सकता। देखो, एक डी वाला, एक एस वाला और 2 पी वाले भी पॉसिबल थे, जैसे कि फिर एस, फिर 3 पी। अपने पास है NiCl4 2 नेगेटिव, है ना। तो अपने को चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसकी, 4। तो अपने को 4 हाइब्रिडाइल ऑर्बिटल्स चाहिए। तो फिर देखो, अब इसके अंदर 2 केस हो सकता है। केस 1 जिसके अंदर n-1 वाला डी यूज़ करें, कि अपन क्या करें, इसको यहाँ पेयरिंग करवा दें और ये खाली करवा लें। तो अपना ये हो जाएगा एक डी, एक एस, 2 पी, DsP2। अगर सेकंड केस होगा, केस 2 के अंदर क्या करूँगा मैंने इसको छोड़ दिया जो जैसा था, और एक एस वाला ले लिया और 3 पी वाले ले लिए। तो ये हो गया sp3, है ना। तो अब देखो, इसके अंदर क्या है, NiCl4 के अंदर लिगेंड क्या है, लिगेंड है Cl, क्लोरीन। Cl माइनस क्या है, वीक लिगेंड है। वीक मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, सिर्फ आगे वाले यूज करेगा। पेयरिंग करवाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ डालने में। तो वो एनर्जी वीक लिगेंड के पास नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास होती है। तो ये वीक लिगेंड था, इसलिए मैंने ये चूज़ किया sp3 वाला, जैसा कि बुक में बता रखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। अगर n पेयर्ड नहीं होते हैं, मतलब सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, वो होता है डायमैग्नेटिक। जैसे अब देखो, इस एग्जांपल के अंदर NiCl4 के अंदर क्या होता था कि अपन ये पेयरिंग नहीं करते हैं। फाइनल स्टेज क्या होगी, फाइनल स्टेज के अंदर D3D के सारे सेम पड़े, और फिर मेरे sp3 का हो जाएगा 4 एटम और 4 ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक ऑर्बिटल के अंदर, चारों ऑर्बिटल भर गए, और D पहले था वैसा का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि अपनों ने पेयरिंग नहीं की। T पहले कैसे था, ये एंड एक इलेक्ट्रॉन थे लास्ट में। अब देखो, इसके अंदर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अगर ये पेयर्ड हो जाते तो क्या होता, डायमैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकती है वीबीटी के हिसाब से। अपन एक तो इसकी क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिडाइजेशन से अपन निकाल सकते हैं उसका शेप, और दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
जैसे ये देखो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है। ये बहुत से एग्जांपल्स ले रखे हैं इसके अंदर, और फिर उसके अंदर दिखा रखा है कि कौन डायमैग्नेटिक होगा कौन पैरामैग्नेटिक होगा। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन के अंदर क्या तो फर्स्ट क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन में क्या मान रहे थे कि पहले क्या करेगा, मेटल डी ऑर्बिटल्स खाली, मतलब कुछ ऑर्बिटल्स खाली करेगा, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अजम्पशन था। जैसे ये बहुत से नंबर अजम्पशन मानती है। और फिर क्या होता है, मैग्नेटिक डाटा के बारे में भी पूरी तरह से नहीं बता पाती है, क्योंकि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में ये शेप देने के बाद तो बता दी थी कि n-1, मतलब जैसे अगर नंबर ऑफ जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो डायमैग्नेटिक है और अनपेयर्ड हुए तो पैरामैग्नेटिक है। पर जब अपन देते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन जैसे D2sp3 है या sp3d2 है, उसके अंदर वो क्या अजम्पशन क्या करती है कि कहीं तो स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। पर वो रीज़न नहीं दे पाई कि स्ट्रॉन्ग कब होगा कब वीक होगा। ये सब जो सारे जो भी इसकी लिमिटेशन है वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा तुम्हें, जो कि बोर्ड की मतलब थ्योरी में लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है, अब देखो जिस क्वेश्चन का आंसर वीबीटी नहीं कर पाई उसका आंसर क्या है। अब देखो वीबीटी के अंदर बहुत सी कमियां रह गई, जैसे कि उसने D2sp3 और sp3d2 के अंदर बस यही इतना सा बताया कि स्ट्रॉन्ग है और वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। पर इसने वीक और स्ट्रॉन्ग का ढंग का रीजन नहीं दे पाया कि ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक है तो वीक क्यों है। तो ये बहुत सी कमियां रह गई थी, वो कुछ कमियां वो सुधार देगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT।